नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। पहली बड़ी खबर हमें देहरादून से मिल रही है। आईएएस बंशीधर तिवारी को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बंशीधर तिवारी बने हैं मुख्यमंत्री के अपर सचिव। बंशीधर तिवारी अभी सूचना विभाग के महानिदेशक हैं और बंशीधर के पास एमडीडीए के उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, लेकिन इस दौरान उनको एक और जिम्मेदारी से नवाजा गया है। यानी अब बंशीधर तिवारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपर सचिव रहेंगे। सूचना विभाग के महानिदेशक भी हैं बंशीधर तिवारी और बंशीधर के पास एमडीडीए के उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएएस बंशीधर तिवारी को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बंशीधर तिवारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बने हैं। बंशीधर तिवारी सूचना विभाग के महानिदेशक भी हैं और बंशीधर तिवारी के पास एमडीडीए के उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो देखिए, ये बंशीधर तिवारी को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी उनके कंधों पर कई ऐसे विभागों की जिम्मेदारी है जहां वो अपनी ड्यूटी को बड़े ही निष्ठा से निभाते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक और उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी अब आईएएस बंशीधर तिवारी को एक और जिम्मेदारी मिली है। बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी मानी जा रही है क्योंकि बंशीधर तिवारी अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपर सचिव बने हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, बंशीधर तिवारी को एक और बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है, क्या कुछ वजह इसकी मानी जाए? देखिए समझ में आपको बता दूं कि बंशीधर तिवारी जो आईएएस ऑफिसर हैं, इनके पास डीजी इंफॉर्मेशन काफी महत्वपूर्ण पद पहले से है, एमडीडीए के वीसी भी है। इसके साथ ही आज जो इनको मुख्यमंत्री का अपर सचिव बनाया गया है, ये काफी अहम जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है जी। इससे पहले मैं बताऊं आपको, इनके पास शिक्षा विभाग भी रहा है, उसके भी निदेशक रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर निश्चित रूप से डीजी इंफॉर्मेशन का कद और दोनों बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारियों में शामिल है। क्योंकि इनका जो रवैया है, जो काम करने की शैली है, उसकी भी प्रशंसा कहीं ना कहीं चारों तरफ होती है। तो उसी की वानगी है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने फिर से भरोसा जताया और इनको अपर सचिव का एक अहम जिम्मेदारी मिला। रजनीश जी, देखिए, आईएएस बंशीधर तिवारी की क्योंकि कामों की प्रशंसा होती है और जैसे आपने कहा कि वो मुख्यमंत्री के चहेते भी हैं, तो एक वजह उनके कामों की भी हम मान सकते हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। निश्चित रूप से देखिए, कोई भी अधिकारी जिसको मान लीजिए एक विभाग का अधिकारी बनाया जाता है, इसके साथ साथ अन्य विभाग दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ दो मापदंड होते हैं। एक की उसकी कॉम्पिटेंसी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो डिलीवर कर रहा है सर्विसेज को अच्छे ढंग से, जिसकी वजह से सरकार उस पर और भरोसा जताती है। तो कहीं ना कहीं की जो कार्यशैली है, जो अधिकारियों को साथ के चलने की नीति है, जो सब लोगों को साथ के रखना है, ये इसकी यहाँ पर प्रशंसा होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से इनको अपर सचिव मुख्यमंत्री का भी अतिरिक्त प्रभाव दे दिया गया डीजी इंफॉर्मेशन जैसा महत्वपूर्ण पद होने के साथ साथ। रजनीश, जिस तरीके से अभी बंशीधर तिवारी सूचना विभाग के महानिदेशक भी हैं, एमडीडीए के उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी इनके पास है, तो क्या अभी ये जो जिम्मेदारी है वो ऐसी ही बनी रहेगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के भी अपर सचिव रहेंगे? देखिए, आपको बताएं कि जो डीजी इंफॉर्मेशन का पद है, वो बेसिकली सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचे, उसको लेकर जो मीडिया का कंट्रोलिंग है, विज्ञापन जारी करता है, ये सब सूचना विभाग देखता है। तो ये मुख्यमंत्री के जो कार्यशैली है, जो आज उसके आसपास घिरा हुआ विभाग है, और ऐसे ही अपर सचिव का जो पद इनको मिल गया है, तो इससे भी एक बेनिफिट ये होगा कि वो सीएम के साथ ऑलरेडी आगे पीछे सारी व्यवस्थाएं और उनकी ब्रीफिंग और सब कुछ देखते ही थे डीजी इंफॉर्मेशन के रूप में। तो अपर सचिव मुख्यमंत्री बन के वो भी एक ब्रिज का काम करेंगे जनता के लिए कि जनता और सीएम तक अपनी अगर बात पहुंचाना चाहती है, जनप्रतिनिधि कोई बात कह रहे हैं तो प्रस्ताव है, तो उसको भी इनकी मुमकिन है। रजनीश साहब से मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो योजनाएं इस वक्त उत्तराखंड में चल रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उन योजनाओं को लेकर, कार्यों को लेकर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, तो क्या आप ये समझे कि उन योजनाओं में और भी तेजी के साथ काम होगा, चार चांद लगेंगे? देखिए, सरकार की मंशा हमेशा से यही रहती है कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो जन जन तक पहुंचे बिना किसी भ्रष्टाचार के। तो उसके क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो ब्यूरोक्रेसी के कंधों पे आती है। तो ब्यूरोक्रेट कितना अच्छा काम करेंगे तो उतनी अच्छी पॉलिसीज की डिलीवरी होती है।
तो इसी के तहत जो फेरबदल किया जाता है, चाहे शासन में हो चाहे अधिकारियों में हो। ठीक है। इसीलिए है कि जो सरकार की नीतियां हैं उसके जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं उन तक 100% लाभ पहुंचे और जो गुड गवर्नेंस के मुजाहरा है वो देखने को मिले, लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश दीक्षित तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड से बड़ी खबर मिल रही है जहां एक और बंशीधर तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले भी उनके पास अतिरिक्त प्रभार हैं और भी तमाम बड़ी जिम्मेदारियां इस वक्त वो संभाल रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी जिम्मेदारी से उनको नवाजा गया है और कार्य प्रणाली और उनके काम करने की जो इच्छा शक्ति है उसको लेकर तमाम बड़े पदों से नवाजा गया है। अब चलिए, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर अब निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आप बाबा साहेब अंबेडकर के विरोधी हैं। प्रतिमा को ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में स्थापित करने की मांग की जा रही है। आरएसएस ने भारतीय संविधान को जलाया था, ये दिग्विजय सिंह की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर लगातार जो विवाद है वो मध्य प्रदेश में पनपता हुआ नजर आ रहा है। अब दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के आप लोग विरोधी हैं। प्रतिमा को ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में स्थापित करने की मांग लगातार की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आरएसएस ने भारतीय संविधान को जलाया था। तो देखिए, दिग्विजय सिंह की ओर से आरएसएस और बीजेपी पर तमाम ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं। आरएसएस ने भारतीय संविधान को जलाया था। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को चेतावनी देते हैं, यदि आपने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा आपने उच्च न्यायालय ग्वालियर में प्रांगण में नहीं लगाई तो ये माना जाएगा कि आप बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को चेतावनी देते हैं, यदि आपने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा आपने उच्च न्यायालय ग्वालियर में प्रांगण में नहीं लगाई तो ये माना जाएगा कि आप बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। इमरजेंसी के 50 साल पर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। पीएम मोदी सहित मंत्रियों ने 2 मिनट का भी मौन रखा है। आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया है। लोकतंत्र की रक्षा हमारा कर्तव्य है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। कैबिनेट की बैठक में 3 अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें पुणे मेट्रो विस्तार का फैसला हुआ है। अश्वनी वैष्णव की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। 3,636 करोड़ रुपए से इसका विस्तार होगा। झरिया कोल फील्ड पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना की जाएगी, यानी आगरा में आलू केंद्र के लिए 111.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। तो देखिए, आपातकाल की 50वीं बरसी पर केंद्र सरकार ने एक विशेष कैबिनेट की बैठक की। इसमें 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को लोकतंत्र के काले दिन के रूप में याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट ने आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को संकल्प को भी दोहराया। बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों ने लोकतंत्र की रक्षा में शहीद हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। पारित प्रस्ताव में कहा गया कि 1975 में लगाया गया आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक गहरी चोट था, जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन, प्रेस की आजादी पर पाबंदी और न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश हुई। सरकार ने कहा कि आज का भारत लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस अंधेरे दौर को कभी ना दोहराने का संकल्प लेता है। बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन 3,626 करोड़ रुपीस के एक्सटेंशन से पुणे मेट्रो लाइन 2। सेकंड, झारिया एक बहुत पुराना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, वहाँ पर जो अंडरग्राउंड फायर और लैंड के सबसिस्टेंस के कारण जो दिक्कत आती है, उसका एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ 5,940 करोड़ रुपीस से। और तीसरा,
इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसका रीजनल सेंटर आगरा उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए के लागत से। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए, आपातकाल को लेकर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो हल्ला बोल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी इस मौके को पूरी तरह से भुना रही है और इस बात का भी जवाब दिया है कि उस वक्त क्यों उनकी सरकार को इमरजेंसी की जरूरत पड़ी। और दूसरा, देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें देशवासियों को बड़ी सौगातें दी गई हैं। देखिए, आज आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं, इसलिए बीजेपी की केंद्र सरकार जो है या राज्य सरकारें हैं वो और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने बयान दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इस दिवस को अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। जहां बीजेपी एक तरफ जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में इस दिवस को मना रही है, तो वहीं कांग्रेस और जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं वो इसे संविधान बचाओ दिवस के रूप में भी मनाने की कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट की। आज जब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई तो चूंकि एक ऐतिहासिक मौका था, इमरजेंसी लागू होने के 50 साल पूरे हुए थे, तो इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट में जो सबसे पहले उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया और केंद्रीय कैबिनेट के नेताओं ने 2 मिनट का मौन रखा। मौन रखने का पर्पस ये था कि बाद में जब इस बारे में अश्वनी वैष्णव ने बताया तो सरकार ये चाहती है कि इस दिन को भुलाया ना जा सके। आज से 50 साल पहले कैसे हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार थे, हमारे अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी, हमारे बोलने के जो अधिकार थे, प्रेस थे, न्यायपालिका थी, उनके अधिकारों का कैसे हनन किया गया था, आपातकाल लगाकर कैसे सारी जो नागरिक अधिकार थे उनको कुचल दिया गया था। फिर इसके अलावा यह भी कहा गया कि उस समय सरकार ने जिस तरह से ये कदम उठाया, उस समय कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, उस समय विपक्ष को साथ में नहीं लिया गया, उस समय किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई और अचानक तत्कालीन जो इंदिरा गांधी सरकार थी उन्होंने अपने को तानाशाह के रूप में स्थापित करने के लिए इमरजेंसी लगा दी। लेकिन वहीं कांग्रेस जो है वो बार बार ये कह रही है कि घोषित आपातकाल होता है और एक अघोषित आपातकाल होता है, और कांग्रेस बीजेपी सरकार जो है वो पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल के रूप में देश में जो है वो शासन कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो बार बार यही कह रही है, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि देश में आज भले ही हम आपातकाल को ना लगाया हो, लेकिन आपातकाल जैसी स्थिति है और आज भी देश के लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। बिल्कुल ओम प्रकाश, ठीक कहा आपने, क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उनकी ओर से यही आरोप लगाए गए कि एक तरफ तो अघोषित आपातकाल होता है और एक तरफ होता है घोषित आपातकाल। तो बीजेपी सरकार 11 सालों से जनता के मुद्दों पर काम नहीं कर रही है, विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, यानी तमाम ऐसे बड़े आरोप लगाए गए। जी हाँ, देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष के लोगों की बात नहीं सुनती है, जनता के जो सवाल हैं उन पे चर्चा नहीं करती है, गरीबी है, बेरोजगारी है, बाकी जो दूसरे सामाजिक समस्याएं हैं उन पे जो है वो सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार एक हिंदुत्व का एजेंडे पे लेकर चल रही है और सरकार जो है पूरे जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा देती है बिल्कुल उसके उलट काम कर रही है। इसके अलावा कैसे जो जुडिशरी को या चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में रख रही है, इस तरह के आरोप लगाकर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर प्रहार किया है कि आज भले ही आपातकाल ना हो, लेकिन सरकार जो है एक अघोषित आपातकाल की तरह काम कर रही है, आपातकाल की तरह काम कर रही है और उसने जो संवैधानिक संस्थाओं है उस पर अपनी पकड़ बना ली है और उसको नियंत्रित कर रही है। ओम प्रकाश जी, कैबिनेट की बैठक में 3 अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें पूरे मेट्रो विस्तार के लिए 3626 करोड़ रुपए पारित किए गए हैं। सौंदर्यीकरण किया जाएगा, काम को बेहतर तरीके से किया जाएगा। एक तरीके से बीजेपी जहां कांग्रेस को साधने की कोशिश कर रही है तो दूसरी ओर जनता के उन मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। तो एक बड़ी सौगात हम इसको माने आज के दिन। नहीं, देखिए, बिल्कुल जो कैबिनेट के फैसले लिए गए हैं उसमें 3 अहम फैसले हैं। पहला तो जो पुणे में मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके फेज 2 को मंजूरी दी गई है और ये करीब 13 किलोमीटर लंबी जो ये मेट्रो लाइन है, इससे करीब बन जाने के बाद 1 लाख लोग यात्री हर साल सफर करेंगे। तो निश्चित तौर पे पुणे के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा एक लंबे समय से मांग चल रही थी
झारखंड के झरिया में, जो वहाँ का कोयला खदान है, और वहाँ पे कोयला खदान में जो आग लगी हुई है उसके कारण एक बड़े इलाके में लोग विस्थापित हो रहे हैं। उसकी समस्या को निपटने के लिए करीब 5,500 करोड़ का जो एक प्लान अप्रूव हुआ है, वहाँ के लोगों को पुनर्वासित करने के लिए, उन्हें सहायता देने के लिए, उन इलाकों को एक्वायर करके उसको आग बुझाया कैसे जाए उन इलाकों से, उस पर काम करने के लिए। और तीसरा जो एक अहम फैसला लिया गया है वो है आगरा में एक आलू अनुसंधान केंद्र बनाने की बात की गई है। ये आलू अनुसंधान केंद्र जो है 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इससे न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जितने भी ये उत्तर भारत के जो राज्य हैं उन प्रभावित जहां पे आलू की खेती होती है उनको इससे फायदा होगा। इसके अलावा जो है आलू के अलग अलग वैरायटी, उनके अलग अलग नस्लों के, उनकी किस्मों के विकसित करने में यहाँ से मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।